Hello everyone, a very good afternoon to all of you guys. Welcome to Adda 24/7. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. और इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव और हमारे सभी 2024 एस्पिरेंट्स के लिए जो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 के अंदर आप लोगों को पता है कि रीजनिंग सेक्शन वो सेक्शन है जिसका सेकंड मोस्ट वेटेज होता है। टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे कंप्राइजिंग ऑफ 60 मार्क्स, जहां पर आपको सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी कवर करना है। अब एक राइट आंसर पर आपको मिलेगा 1 मार्क्स, 1 पॉजिटिव नंबर मिलेंगे आपको, और अगर कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमारी होने वाली -0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। इन सभी पैरामीटर्स को दिमाग में रखते हुए कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें और क्या पिछले सालों का ट्रेंड रहा है, तो बेसिकली ये सेशन आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करेगा और आई वुड से वेल इन्फॉर्म करेगा कि लास्ट 3 सालों में यानी कि 2021 में, 2022 में, 2023 में, इन पिछले 3 सालों में आपके किस सेक्शन से रीजनिंग के टोटल 12 या 13 टॉपिक हैं, 12-13 टॉपिक्स में से कौन से सेक्शन से कितना आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि वो टॉपिक जो पूछे गए हैं उनमें किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला। मतलब एक आरबीआई का जो ट्रेंड है कि कौन से एरिया से वो क्या पूछ रहा है, उस सब में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर आज पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं या मेरे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहली बात जो हमें करनी वो है कि हमारा टोटल सिलेबस क्या है। तो सिलेबस मोर और हम सभी एस्पिरेंट्स जानते हैं। आई एम श्योर कि अगर हमने आरबीआई की तैयारी करने की ठानी है तो सिलेबस हमें पता है। और तो सिलेबस आपका शुरू हो जाता है अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, रैंकिंग, और उसके बाद है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, एंड देन वी हैव क्रिटिकल रीजनिंग, और उसके बाद में आपके पास है सिलोजिज्म। नाउ ये आपके टोटल अगर देखा जाए तो 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। राइट, टोटल 13 टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कवर करने हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि पिछले 3 सालों में इसका ट्रेंड क्या रहा है, मतलब कौन से एरिया से कितना नंबर देखने को मिला, कितना क्वेश्चन देखने को मिले, और उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। अब डेटा की बात की जाए तो ये है आपका पूरा का पूरा एनालिसिस। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस एनालिसिस। 2021 की बात करेंगे, 2022 की बात करेंगे और 23 की भी बात करेंगे। तो मैंने ये टॉपिक वाइज और ईयर वाइज इसको सेग्रीगेट किया है ताकि एक अच्छा क्लियर कट आइडिया हमको मिल सके। 2000 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आप सब लोगों को पता है कि ये एक ज़्यादा वेटेज रखता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका आरबीआई ग्रेड बी की बात हम कर ले या कोई और एग्जाम की बात कर ले जिसमें रीजनिंग सेक्शन अगर आ रहा है, तो पजल्स एंड सीटिंग हमेशा थोड़े से छाए रहते हैं इन एग्जामिनेशन में। सेम आपका आरबीआई ग्रेड बी में है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की बात करें तो पहले सीटिंग अरेंजमेंट के टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिले आपके 2021 में। 2022 की मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन थे और 2023 की मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन थे। तो ये तो था ट्रेंड आपका सीटिंग अरेंजमेंट का, पहले 25 फिर 10 और फिर 15। मतलब आप ये लेके चल सकते हैं कि एक एवरेज अगर इसका देखा जाए तो एवरेज आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट एरिया है आपका पजल्स का, और पजल्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर यानी कि 2021 में 10 क्वेश्चंस हैं, और 2021 के बाद अगर देखा जाए तो आपके पास है यहाँ 10 क्वेश्चन है, फिर 20 क्वेश्चन है और फिर 15 क्वेश्चन है। तो मोर और लेस आप 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एवरेज देखा जाए तो पजल्स का एवरेज भी कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चन निकल कर आपका आता है। देन है आपका अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मशीन इनपुट आउटपुट, और आप देखेंगे कि बिना किसी चेंज के थ्रू आउट द 3 ईयर्स यहाँ पे एक सेट देखने को मिला है और 5 क्वेश्चन इस पर आपके आ रहे हैं। मशीन इनपुट आउटपुट कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि अगर हम प्रैक्टिस करके इसको बेहतर कर ले, मास्टर कर ले, तो ये एक वन ऑफ द इजी टॉपिक है। क्योंकि यहाँ पे आपका पैटर्न रिकॉग्नाइज अगर हो गया और आप क्वेश्चन को ठीक से बनाना जानते हैं तो यहाँ 5 मार्क्स आपके पक्के हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये एक हाई प्रैक्टिस ड्रिवन एरिया बट इजी टू प्रैक्टिस आई वुड से। मूविंग ऑन, स्लॉग्स की बात की जाए तो स्लॉग्स कहीं ना कहीं हमारा एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है। स्लॉग्स में आप केवल प्रैक्टिस से काम नहीं चला सकते, और स्लॉग्स के जो आरबीआई ग्रेड बी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी आपकी
आपकी जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस भी हाई लेवल की करनी होगी, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन बन जाता है, रिवर्स स्लॉग्स जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर स्लॉग्स की बात करें तो 2 तो आपके रिवर्स स्लॉग्स के क्वेश्चन आए थे 2021 में, देन 3 डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे, यानी कि ओनली अ फ्यू केस वाले और नॉर्मल क्वेश्चन आपके देखने को मिले, और उसके बाद 2+3 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले 2023 में। तो स्लॉग्स में भी अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज हम 3 मार्क्स यहां से बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट की बात तो हम देख ही रहे हैं कि थ्रू आउट द ईयर आपने 5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखे ही देखे। स्लॉग्स में यहाँ पे लास्ट ईयर में आपने 2 क्वेश्चन प्लेन देखे, 3 क्वेश्चन आपने रिवर्स के देखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इनइक्वालिटीज, अगेन अ वेरी इजी टॉपिक। मैं बोलूंगी कि सारी की सारी आपके जो एंटायर रीजनिंग का सिलेबस है उसमें अगर एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है वेटेज वाइज और काफी ईजी है कॉन्सेप्चुअली, तो वो टॉपिक है आपका इनइक्वालिटीज। ये टॉपिक आप बहुत प्यार से समझ सकते हो, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है, ज्यादा वैरायटी भी नहीं है, ज्यादा कुछ लॉजिक भी नहीं लगते, और आपको कुछ प्लेन 4-5 लॉजिक समझने के बाद इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बीच में आपको कोडेड इनइक्वालिटीज को और अच्छे से पढ़ लेना है। कोडेड को अगर पढ़ लेते हो तो आई थिंक ये टॉपिक आपका बिल्कुल कवर्ड है और आप बहुत कॉन्फिडेंस शो कर सकते हो एग्जामिनेशन में इनइक्वालिटीज को लेकर। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन डायरेक्ट दिखे 2021 में, और फिर 2 क्वेश्चन कोडेड से दिखे आपको 2022 में, और फिर 2 डायरेक्ट क्वेश्चन दिखे। तो कहीं ना कहीं इसका भी हम एवरेज जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन का लेके चल सकते हैं कि 2 to 3 क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी के देखने को मिल जाएंगे, एंड समथिंग जो आप अपने एग्जाम में सबसे पहले अटेम्प्ट भी करना चाहोगे। फिर आते हैं हम डेटा सफिशिएंसी पे। आई विल से कि डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा एरिया है जहां पे आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत रिगरस प्रैक्टिस मांगता है ये टॉपिक डेटा सफिशिएंसी। वेटेज ठीक ठाक है, क्वेश्चन इसके 100% आते ही आते हैं, लेकिन यहाँ गलतियाँ काफ़ी हो जाती हैं। तो अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो आप इसमें कॉन्फिडेंस शो कर सकते हो। अदरवाइज मैं बोलूँगी कि बिना अच्छी प्रैक्टिस के, बिना इस जगह पे पहुँचे कि हाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए और हमारे सारे क्वेश्चन सही बनते हैं, इस जगह पे अगर आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है डेटा सफिशिएंसी, और वो भी कम टाइम लिमिट में, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो मेक श्योर करेंगे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, एरर्स अपने साइड कर देंगे डेटा सफिशिएंसी के। 3 क्वेश्चन 2021 में, फिर 5 क्वेश्चन और फिर 5 क्वेश्चन, तो ऑल इन ऑल 3 to 4 क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड हैं। डेटा सफिशिएंसी एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही मैं बोलूँगी एक ऐसा एरिया जो बाकी सारी रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स निचोड़ लेता है अपने अंदर। तो ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, और ऐसा मान के चलते हैं कि 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे, बट अगेन ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं गलती कर देने पे मजबूर कर देते हैं। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस करना है। आप डेली का एजेंडा में लेके चल सकते हैं कि मुझे डेटा सफिशिएंसी का 5 सेट लगाना है, 5 सेट मतलब 5 क्वेश्चन लगाने हैं। आई थिंक एक वो जो डेली बेसिस की आपकी प्रैक्टिस होगी ना, यू विल डू वंडर्स हियर। देन आता है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे 2021 में देयर वाज नथिंग, फिर 3 क्वेश्चंस आ गए आपके और फिर कुछ नहीं था। तो ये एक ऐसा एरिया जहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, और मेजरली इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा कर लेनी होगी। देन आता है आपका अगला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन मैंने साथ में लिखा है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिले। कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन से दोनों से मिला के एक क्वेश्चन आपके 2021 में देखा गया। देन कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं था आपके 2022 में, बट 2022 में 3 क्वेश्चन हमें डायरेक्शन के देखने को मिले, जो कि मुझे लगता है कि फ्री वाले नंबर थे, क्योंकि डायरेक्शन टॉपिक से बहुत टफ कुछ पूछा नहीं जा सकता, आप इजीली कर सकते हो। तो डायरेक्शन से कुछ आता है, अगर डायरेक्शन से कुछ आता है तो आप बहुत आराम से कर पाओगे, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये ईजी टॉपिक में आता है। देन आपके फिर 2023 में इन दोनों टॉपिक से देखने को कुछ नहीं मिला। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अगेन अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है, कॉन्फिडेंस आप बहुत ज्यादा शो कर सकते हो इसमें भी। यहाँ पे भी ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपसे ना हो पाए। आई थिंक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज विल ओनली डिमांड अ लिटिल बिट ऑफ आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में वो स्टेप वाले क्वेश्चंस आते हैं कि पहले आपको स्टेप 1 निकालना है, फिर 2 निकालना है, फिर 3 निकालना है, 4 निकालना है, कई बार 5 स्टेप्स तक भी जा सकता है क्वेश्चन। तो इफ यू हैव अ गुड रीडिंग क्वालिटी, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं, आप इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आप ठीक कर सकते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में यू कैन हैव अ गुड कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पे आपसे कुछ टफ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे केवल थोड़ा लेंदी काम हो सकता है, बट टफ नहीं होगा, तो इजीली स्कोरेबल मैं बोलूँगी ये टॉपिक है। 2021 में देयर वाज नथिंग, देन अगेन देयर वाज नथिंग, बट देन लास्ट ईयर 2023 में आपको इसके 3 क्वेश्चन दिखाई दिए, वो भी स्टेप वाइज वाले क्वेश्चन थे।
फिर आपका आता है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट में 2 क्वेश्चन हैं आपके 2021 में। देन यहाँ पे 2022 में देयर वाज ब्लैंक नथिंग, एंड देन 2023 में फिर से आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दिए हैं किसके, आपके अल्फाबेट टेस्ट के। अगेन अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, मैं बोलूंगी ये इजी टॉपिक है, ये भी आपका इजी टॉपिक है। क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग के साथ पहले तो इसके वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में 9 क्वेश्चन आपको 2021 में, 9 क्वेश्चन अगेन 2022 में, और 8 क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए हैं 2023 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये मान के चलिए कि वेटेज इसका 7 से 9 क्वेश्चन के बीच में स्विंग करेगा, है ना, 7 से 9 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चंस आएंगे। अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग की? आई थिंक एक जो डेली बेसिस वाली प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं। डेली बेसिस पर आप इसके 5 क्वेश्चंस डेली लगाइए ना। द टॉपिक्स जो इसके क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन है, आर्ग्यूमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है, कंक्लूजन है, इन्फेरेंसेस है। तो दीज आर द 4-5 टॉपिक जो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। अब आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का जो तरीका है वो सब में दिखाई देता है कि वो लेंदी क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं पर आसान होते हैं। आपने लेंथ में जो डेटा है उसको पढ़ा समझा और फिर उसके बाद क्वेश्चन को आंसर कर दिया। कुछ क्वेश्चन होंगे लेंदी होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी होंगे, नॉट टू बी डन, मतलब एग्जाम में वो लेंदी के साथ साथ जब कॉम्प्लेक्स कुछ आ जाएगा तो हमें उसको छोड़ने में ही हमारी भलाई है। वी कैन नॉट टारगेट दोज क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। वाई? बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है अपने पास, 45 मिनट्स का टाइम है। अब ऐसे में क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा एरिया है जो आपको पार भी कर सकता है और जो आपको रोक भी सकता है। रोक सकता है अगर हम गलत कर दें, जो कि एक जनरल केस देखा जाता है क्रिटिकल रीजनिंग में। स्टूडेंट्स टेंड टू अवॉइड दिस एरिया। उसका रीजन है कि हमारा कंफ्यूजन लगातार बना रहता है कि हम सही आंसर करें कि गलत आंसर कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए उन क्वेश्चंस को लगाकर फिर आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़नी चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर कि एग्जैक्टली एग्जाम पूछ क्या रहा है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस क्रिटिकल रीजनिंग एरिया। व्हाट काइंड से मतलब काइंड तो आपको पता है, वेरिएबल तो आपको पता है कि भाई स्टेटमेंट, कंक्लूजन पूछेगा, अजम्पशन पूछेगा, बट लेंथ कैसी है उसकी, किस तरीके का डेटा पूछा जा रहा है, उसको आंसर कैसे कर सकते हैं, क्या उसके करेक्ट आंसर्स हैं। तो मैं मुझे लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़िए मत। ये शायद आपका वो एरिया बन सकता है जब कहीं कुछ काम ना आ रहा हो तो आप क्रिटिकल रीजनिंग के सहारे अपने 4-5 नंबर ले सकते हैं। अब 7 से 9 का वेटेज क्रिटिकल रीजनिंग का है तो उसमें आप 4 से 5 क्वेश्चन अपने दिमाग में सेट करके जा सकते हैं कि हाँ 4 से 5 क्वेश्चन जो मोस्ट ईजी क्वेश्चन होंगे 9 में से 4 to 5 क्वेश्चन वो आप आंसर करने वाले हैं। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन जो आंसर हो वहां पे आप कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो कि हाँ ये मैं आंसर सही कर रहा हूं या कर रही हूं। ये आपको ध्यान देना है। नाउ दिस इज द एंटायर ट्रेंड ऑफ 3 years, last 3 years. I hope this will give you a good information कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में गाइस, है ना, और लिमिटेड टाइम में हम गुमराह नहीं हो सकते, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हम यहाँ वहाँ नहीं कर सकते। हमें बहुत एक राइट डायरेक्शन में हमें अपनी तैयारी करनी है, बिल्ड राइट कंटेंट करनी है, राइट गाइडेंस करनी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है इस समय। आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी गाइडेंस, आपका कंटेंट, ये आपकी प्रैक्टिस, आपके डाउट्स, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी रीजनिंग एरिया में कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे वहां जाके एग्जाम में। चलिए, हैविंग सेड दैट, अब मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ इसका एनालिसिस कि ये तो हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चन पर टॉपिक से, लेकिन क्वेश्चन थे क्या, किस तरह के क्वेश्चन थे, थोड़ा उस बारे में बात करते हैं। तो एक हाईलाइट्स मैंने उसके लिए भी रखी हुई है आपके सामने कि जब मैंने कुछ क्वेश्चन देखे 2003 इन तीनों सालों के देखे तो सीटिंग अरेंजमेंट में एक रिपीटेड पैटर्न देखने को मिला। वो रिपीटेड पैटर्न क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सीटिंग अरेंजमेंट का जो रिपीटेड पैटर्न था उसमें सर्टेन नंबर की लीनियर वाली पजल काफी देखने को मिली। जो लीनियर अरेंजमेंट के अंदर सर्टेन नंबर का पजल आता है वो मुझे बार बार फ्रीक्वेंटली दिखाई दी। 1 सेकंड, नंबर बेस्ड क्वेश्चन आपके दिखाई दिए। नंबर बेस्ड आपका सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं जैसे एज का डेटा डाल दिया या नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं सबके पास, नंबर ऑफ बुक्स हैं सबके पास, तो समहाउ सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर भी नंबर गेम बहुत ज्यादा दिखाई दिया था। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की गई है इस सीटिंग अरेंजमेंट को। देन पैरेलल रो के जो क्वेश्चन है वो भी काफी देखे गए हैं, और उसके साथ साथ सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कल के साथ चारों तरफ लोग बैठे हैं और ये सर्कल के चारों तरफ बैठे हुए लोग
का आपको ब्लड रिलेशन भी कंफर्म करना है, यानी कि 8 लोग हैं एक फैमिली के, ये एक सर्कल के चारों तरफ बैठते हैं, टेबल के चारों तरफ बैठे हुए, और ये आपस में कनेक्टेड हैं फैमिली ट्री के साथ। ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है, ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई बार ब्लड रिलेशन से के थ्रू आप अरेंजमेंट पे जा पाते हो, कई बार अरेंजमेंट के थ्रू आप ब्लड रिलेशन पे आ पाते हो। सो दिस इज अ लिटिल ट्रिकी एरिया, एंड आई विल से कि अगर मेरे पास ये चारों सेक्शन आए हैं वहाँ पे एग्जाम में, तो मैं लीनियर सर्टेन पे जा सकती हूँ, मैं लीनियर डबल रो पे जा सकती हूँ, मैं नंबर बेस्ड स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी अरेंजमेंट आपका आया सर्कल उस पे जा सकती हूँ। ब्लड रिलेशन वाली अगर सीटिंग आती है, चाहे वो लीनियर हो या वो आपकी सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो, आई थिंक यू कैन अवॉइड दैट। ये थोड़ा सा आपको टाइम ले जाएगा, और देयर इज नो गारंटी कि आप इसको सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। यस, इफ वी हैव टाइम रिमेनिंग तो आप इसमें जा सकते हैं। देन आता है आपका पजल्स। पजल्स में अगेन एक चीज जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिली, वो एज बेस्ड डेटा बहुत ज्यादा यूज हुआ है। अब आप इसको एज बेस्ड डेटा समझ लीजिए, या इसको समझ लीजिए कि नंबर को इंसर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो वो आप अगेन देखेंगे कि आरबीआई में क्वेश्चन को लेंदी बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। एज बेस्ड डेटा डाल दिया, यानी कि कहीं ना कहीं एज कैलकुलेट करनी होगी, फिर उसमें नंबर गेम चलेगा कि किसी की एज प्राइम नंबर में है, किसी की एज ऑड नंबर में है, किसी की एज जो है वो बाकी दो लोगों की एज का सम है, या बाकी दो लोगों की एज का डिफरेंस है। इट क्रिएट्स लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड व्हेन देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, इट इज वेरी नेचुरल कि उसमें टाइम जाता है ना। तो नंबर गेम का लॉजिक ये है कि भाई हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन को लेंदी बनाया जा रहा है, पॉसिबल केसेस बनाए जा रहे हैं। देन नंबर बेस्ड, जैसा कि मैंने अगेन देखा कि कुछ और तरीके से नंबर को डाला गया। नंबर ऑफ चॉकलेट्स है किसी के पास, नंबर ऑफ चेयर्स है किसी के पास। फिर है फ्लोर एंड फ्लैट पजल भी, ये कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग एरिया है जो देखा गया है। और रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन काफी आपके जो है पूछे जाते हैं। रैंकिंग बेस्ड पजल पे आप अच्छी कमांड कर लीजिए, ये थोड़ा सा ईजी एरिया हो जाता है पजल का। फ्लोर बेस्ड, फ्लैट बेस्ड, ये भी कहीं ना कहीं आपका ईजी हो जाएगा। रैंकिंग बेस्ड पजल भी आपकी ईजी हो जाएगी, तो इन पे थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं। देन आता है आपका मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट जैसा कि आप देख रहे हो, हर साल आपने 5 क्वेश्चन लगातार आते हुए देखे। एक सेट आपका मशीन इनपुट आउटपुट का आ रहा है। इसमें 2 वैरायटी मैंने लगातार तीनों सालों में देखी है। एक तो अल्फा न्यूमेरिक केस आपका पूछा गया है, जनरली आपका अल्फा न्यूमेरिक केस ही पूछा जाता है, और दूसरा जो देखा गया है वो अल्फाबेटिकल भी है। तो मेरी ज्यादातर प्रैक्टिस अल्फा न्यूमेरिक की, फिर अल्फाबेटिकल की, और तब जाके न्यूमेरिकल की, ये जो नंबर बेस्ड इनपुट होता है ना, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसको जरूर सॉर्ट करना चाहिए आपको, इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए प्रिपेयर। इनइक्वालिटीज अगेन डायरेक्ट और कोडेड दोनों पूछी गई हैं साल बाय साल, ईयर बाय ईयर, तो इसमें आपको पूरा ही टॉपिक कंप्लीट करना है। देन स्लॉग्स में अगेन रिवर्स और डायरेक्ट दोनों तरह के स्लॉग्स पूछे गए। अगेन यू हैव टू डू अ गुड प्रैक्टिस ऑन दैट। क्रिटिकल रीजनिंग लेंदी क्वेश्चन देखे गए, लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर, तो यस दिस विल बी अगेन अ लिटिल ऐसा एरिया जहां पे आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आई थिंक बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ऑल्सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि क्या क्या चीजें हैं। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, डेटा सफिशिएंसी। पहली बात तो क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मिसलेनियस डेटा को कंप्लीट करना है, यानी कि मिसलेनियस में कौन से हो गया, आपके कोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, डायरेक्शंस हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चंस को आपको पहले करना होता है। पजल्स और सीटिंग एट द एंड, बिल्कुल लास्ट में जो मुझे पिक करना है वो एंड में आपको करने पजल्स एंड सीटिंग। कभी भी आप पजल्स और सीटिंग से शुरुआत नहीं करेंगे अपने पेपर की, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे ये जो दूसरा जो चीज है वो ये कि ये जो एरियाज मैंने आपके लिए सॉर्ट आउट करे, सीटिंग से लेकर डेटा सफिशिएंसी तक, कंप्लीटली योर प्रैक्टिस ड्रिवन एरिया। इनकी केवल आपको प्रैक्टिस ही करते रहना। डेली एक अपना एक 2 आवर्स का, डेली 2 आवर्स का टाइम निकाल लीजिए। डेली 1 से 2 आवर्स का टाइम आप निकाल लीजिए। एक अच्छी सोर्स को फॉलो कीजिए, एक अच्छी टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, एक अच्छी बुक को फॉलो कर सकते हैं, और हर इस सब एरिया का कम से कम 1 सेट ईच मिनिमम है। ये आपके लिए मिनिमम है कि इन सारे एरिया से, सीटिंग से, पजल से, इनपुट आउटपुट से, इनइक्वालिटीज से, डेटा से। इनइक्वालिटीज को आप छोड़ सकते हो, इनइक्वालिटीज को आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, आई थिंक इसको आप यू कैन लीव दिस वन, बट हाँ डेटा सफिशिएंसी तो मस्ट है। तो इन सब का कम से कम 1 से 2 सेट अगर आप डेली करते तो आई थिंक विद इन अ वीक यू विल फील वेरी गुड अबाउट दिस टॉपिक। एक कॉन्फिडेंस आपका हाई होता रहेगा, और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी होता है एग्जाम में, राइट। चलिए, अब उसके बाद स्लॉग्स जो है, स्लॉग्स आपका कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल,
एरिया है, इसमें कॉन्सेप्ट्स पे आपको बहुत ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आप इसकी प्रैक्टिस पे उतरिए। पहले इसके कॉन्सेप्ट्स ही कवर करिए, अच्छे से कवर करिए, सारी तरीके की चीजें समझिए, एंड देन ओनली यू नीड टू गो टू प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस भी रिगरस करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन लेंदी आ जाता है इसका भी, जो रिवर्स वाला केस है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना तो आप इसका रिवर्स वाला केस भी बहुत आसानी से कर लोगे बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। तो एलिमिनेशन अप्रोच यहाँ पे कई बार काम करती है, और वो एलिमिनेशन अप्रोच कहाँ काम करेगी कहाँ नहीं करेगी उसके लिए आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली साउंड होना पड़ेगा आपको। देन आता है आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एंड वी हैव द अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये सारा वो एरिया है जो मैं बोलूंगी कि इजी है, इजी है, वेटेज भी इसका बहुत ज्यादा नहीं है पर इजी है और इजीली आप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इजीली डूएबल टॉपिक मैं बोलूंगी। एंड देन क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग में यू हैव टू हैव अ गुड गाइडेंस। मुझे लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग में आपकी गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाइडेंस प्रॉपर नहीं है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में अच्छी गाइडेंस के साथ साथ आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस। PYQs को देखिए इसमें जरूर, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ये जरूरी है जानना। तो आई होप आपको इससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। टॉपिक सारे कवर करने, यू कैन नॉट लीव बिहाइंड एनीथिंग। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट आजकल ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम हम सीटिंग छोड़ दे, पजल छोड़ दे, हम ये छोड़ दे, हम वो छोड़ दे। नहीं छोड़ सकते। यू नेवर नो कि पेपर आपको कौन सा सरप्राइज देने वाला है। एग्जामिनेशंस आर ऑलवेज सरप्राइज। हो सकता है कि आप पजल सीटिंग बहुत अच्छे से करते, वो हमसे ना बन पाए। हो सकता है आप कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छे और उसी का क्वेश्चन ना बन पाए। तो यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। हम अपने आप को ना वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि कुछ भी हो तो हम उसे झेल लें, हम उसे कर ले। हमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स भी लेकर आना ताकि ओवरऑल कट ऑफ में आपको वो हेल्प कर सके, राइट। चलिए तो फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ बात करेंगे रिसोर्सेज टू फॉलो। देखिए रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी, बट मुझे लगता है कि एक रीजनिंग की एक राइट स्ट्रैटेजी आपकी पता है क्या कहती है कि टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स को कर लीजिए, ठीक है। टॉपिक वाइज पहले एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स बना लीजिए। कॉन्सेप्ट्स बनाने के बाद आप टॉपिक वाइज टेस्ट बनाइए। टॉपिक वाइज टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। हर टॉपिक के अगर आपने 3 टेस्ट दे दिए ना, ईच टॉपिक से आपको 3 टेस्ट देना है और 3 टेस्ट में ऐसा मान लीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन है। इफ यू डू दिस मच आई थिंक यू विल हैव अ गुड कमांड ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। उसके बाद आप आ जाइए रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट पे, रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट पे आ जाइए, राइट। और सेक्शनल टेस्ट के बाद फिर आपका एक फाइनल रिवीजन जो होगा वो होगा आपके मॉक टेस्ट में। ये अगर आप फॉलो करते कि सबसे पहले मुझे अपने टॉपिक्स के फंडामेंटल्स को कवर करना है, बिना इसके काम नहीं चलेगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। और फंडामेंटल भी जहां पे कवर करने वो लिमिटेड टॉपिक है, जैसे कि आपका अल्फाबेट टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शंस है, ब्लड रिलेशंस है, सिलॉक्स है, इनइक्वालिटीज है। ये कुछ ही टॉपिक है जहां पे आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। और मेजरली जो ये वाले सारे टॉपिक मैंने दिखाए हैं, ये सारे टॉपिक तो आपके कंप्लीटली क्या है, ये वाला जो सारा टॉपिक है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो सारे टॉपिक है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है, ये प्रैक्टिस ड्रिवन एरिया है। तो कॉन्सेप्ट वाले आपके यही सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिकल टेस्ट और क्रिटिकल, यही है आपके जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। यहाँ तो सारी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, है ना। चलिए तो ये टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स कवर कर लीजिए, देन टेस्ट लगा लो। टेस्ट में आपको एक स्पीड का पता चलेगा, स्पीड के साथ साथ आप एक रिदम मेंटेन कर पाएंगे और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पता चलेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट है, और सेक्शनल टेस्ट के बाद आप मॉक टेस्ट में पूरा प्रॉपर देखेंगे। अगर आप ये एक्सरसाइज फॉलो कर पा रहे हैं, डेली का अपने आप को आपको टाइम देना चाहिए। डेली यू शुड गिव 3 आवर्स टू रीजनिंग। ये जरूरी है, जरूरी इसलिए क्योंकि फेज 1 में 60 मार्क्स की रीजनिंग आएगी भाई। अब 60 मार्क्स की रीजनिंग में जो प्रॉपर प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ आ रही है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्पीड में भी तो प्रॉब्लम आ रही है। स्पीड का एक ही जवाब है, स्पीड इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, दैट यू प्रैक्टिस। अभी आपको लग रहा हो कि मैम कैसे हो जाएगा, एक्चुअली हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करना शुरू तो करें, आप करिए प्रैक्टिस। आप एक हफ्ता अपने आप को पूरा मोटिवेटेड रख के ये डेली 3 आवर्स वाला चैलेंज लो और डेली अपना ये काम करके देखिए, यू विल गेन स्पीड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना। ठीक है, अभी अगर हम अपनी पिछली क्लासेस देखें, अगर आपको अभी बोल दिया जाए कि आपको 12th का एग्जाम देना है, 10th का एग्जाम देना है, तो आपको आपके मन में ऐसा आता है ना कि अरे इतना ईजी,
राइट तो हर वो चीज़ जो हम जिससे हम आगे गुजर चुके होते हैं ना, वो हमें ईजी लगती है। सिमिलरली अभी हमें ये एग्ज़ाम टफ लग रहा है, लेकिन सपोज करो आपको इससे भी एक बहुत ए लेवल का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम अगर आपको देना, तो आपको ये आसान लगने लगेगा। तो ये मत सोचिए कि ये टफ है। आपने श्रीकांत मूवी देखी है? श्रीकांत मूवी में दिस पर्सन राजकुमार राव, ही इज़ अ ब्लाइंड पर्सन, और ये ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी है। एक मूवी बनाई गई श्रीकांत। आई थिंक अगर आपको मोटिवेशन कहीं से लेना है ना, अगर आरबीआई ग्रेड बी में डर लग रहा है, मोटिवेशन अगर आपको लेना है, प्लीज़ वॉच दिस मूवी श्रीकांत। ये आपकी 2 आवर्स की मूवी है या 1.5 घंटे की मूवी है। मुझे लगता है कि वो 1.5 घंटे आपको इस लेवल पे मोटिवेट कर देंगे कि आपको लगेगा कि अगर कोई एक ब्लाइंड पर्सन का विजन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, और ना कि केवल उसका विजन, ना कि केवल उसका सपना, बट उसने उसको अचीव करने के लिए हर वो चीज़ करी, हर वो कोशिश करी जिससे उसने एक्चुअली अपने सारे सपने पूरे करे। तो आपको लगेगा कि हम तो बिल्कुल हम परफेक्ट हेल्थ में हैं, हमारा परफेक्ट माइंड है, हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है आपके पास, राइट तो लेकिन वो उतना काम करने का डेडिकेशन, उतनी प्रैक्टिस करने की डेडिकेशन, वो थोड़ा बहुत नींद कम लेने का जो एक इस समय आपको जज्बा दिखाना पड़ेगा ना, आई थिंक दैट विल मेक यू द स्ट्रॉन्गेस्ट। और उस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में जब आप होंगे, तो आई थिंक ये आपको डर नहीं लगेगा। तो डरिए मत, केवल करिए, है ना। तो डू और डाई वाला सिचुएशन है, अगर वो दिमाग में बैठा लिया है, सोच लिया है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप स्पीड के लिए, और बिना स्पीड के रीजनिंग खत्म है आप लोगों की। अगर स्पीड नहीं बनाओगे ना, तो फिर रीजनिंग में कुछ बेहतर नहीं करोगे। सेक्शनल कट ऑफ जरूर निकल जाएगी, लेकिन उससे जो आना चाहिए रिजल्ट, वो नहीं निकल पाएगा। सो मेक श्योर करें कि आप प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं। इस पे मैं बहुत बहुत एम्फेसाइज करना चाहती हूँ। अब आते हैं रिसोर्सेज टू फॉलो में हमें क्या करना है गाइस। तो वहां देखिए मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे एक टेस्ट सीरीज चाहिए। पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सबके पास होने चाहिए। आपके अड्डा के प्लेटफॉर्म पे मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास जरूर होने चाहिए। इफ यू डोंट हैव इट, प्लीज हैव देम, और इससे रेफरेंस लेके आगे बढ़ना शुरू कीजिए। ये मेरा रेफरल कोड है Y6516, Y6516। इससे आपको एक बेटर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अपने आप प्रीवाई क्यूज को लीजिए और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और उसके बाद अगर अगली चीज है, तो अब हमने PYQ तो देख लिया, हमें पता चल गया कि क्या हुआ, कैसा हुआ और किस तरह का क्वेश्चन आया। नाउ रैंक फाइल, ये एक आपकी ऐसी आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे लगाने के लिए। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितनी चीजें मैंने आपको बोली वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे अलॉन्ग विद सॉल्यूशन। तो इसमें डेली टारगेट PDF आपको मिलेगी फेज 1 एग्जाम के लिए। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। दिस इज द रेफरल कोड, इसकी हेल्प से आप इसको बाय कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। देन अगली चीज मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन PDF में भी कम लग रहे हैं, तो फिर मेरे पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें टॉपिक वाइज ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन, यानी कि टॉपिक वाइज भी मिलेगा और टॉपिक के अंदर सारी वैरायटी कवर होते हुए मिलेगा और सबके बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो अराउंड एंड अराउंड इट विल हैव इतने क्वेश्चन, 5000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। 5000 प्लस क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर रीजनिंग प्रैक्टिस। एंड इसमें इसके सॉल्यूशंस भी हैं। इसमें आपको जो लेवल मिलेगा वो आपको कहीं ना कहीं RBI ग्रेड B का लेवल भी दिखाई दे देगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप इतना कर पाते हैं तो आपको रीजनिंग में बेस्ट करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। बुक के लिए ये रेफरल कोड Y651S, ये कोड आप लोगों को लगा देना है, Y651S कोड, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे अब आता है लास्ट कि मैम हमें तो कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, हमें तो जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, हमें क्वांट भी समझ में नहीं आ रहा, हमें रीजनिंग भी समझ में नहीं आ रहा, हमें इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप एक अभी तक आप किसी गाइडेंस में रह के आपने तैयारी नहीं की, तो देखो गाइडेंस तो ज़रूरी है। हर वो स्टूडेंट, हर वो कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है, उसने कभी ना कभी किसी ना किसी से गाइडेंस ली है, कभी ना कभी किसी ना किसी कोर्स को उसने फॉलो करा है। ये सबकी जर्नी है, क्योंकि RBI ग्रेड B में आपको बहुत जगह कन्फ्यूजन्स होंगे, बहुत जगह डाउट्स आएंगे, बहुत जगह आप थकोगे, बहुत जगह आप डीमोटिवेटेड फील करोगे और उसमें हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो अगर आपने इससे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पूरे कर रखे हैं, क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस की, बहुत अच्छी बात है। फिर जो जो सोर्सेज मैंने आपको बताई उनके साथ लग जाइए तैयारी करने में। और अगर आपने इससे पहले कभी गाइडेंस नहीं लिए तो ये ज़रूरी है, ये मस्ट ऐड ऑन होना चाहिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो RBI ग्रेड B का कंप्लीट फाइनल सिलेक्शन बैच है ये, जिसमें आपका फेज़ 1
प्लस फेज़ 2 और इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाती है। तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बैच की क्लासेस हमने आपकी 22 जुलाई से शुरू कर दी हैं। कीपिंग इन माइंड कि हमारा एग्ज़ाम कब है, तो इसमें वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी जो आपकी सारी डिमांड्स, यानी कि सारे आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स कवर हो जाएंगे, आपकी पीडीएफ प्रैक्टिस पीडीएफ होंगी, डाउट सेशंस होंगे, हर वो चीज़ जो हम स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट हमें चाहिए होती है। सो ऑल अबाउट योर आरबीआई ग्रेड बी रीजनिंग प्रिपरेशन। आई थिंक इसमें आपको बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्या क्या चीज़ें आपके ऑब्स्टिकल बन सकते हैं। आई थिंक आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग। अब अगर किसी को नहीं पता है कि हाउ डू वी टेक दिस, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपको अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लेना, उससे आपको डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अड्डा की ऐप पे जाइए और ऐप पे जाने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा रेगुलेटरी बॉडी एसओ चैनल। यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी एसओ चैनल सेलेक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका आरबीआई ग्रेड बी। अब यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी का ये क्या है, फाइनल सिलेक्शन बैच है। और फाइनल सिलेक्शन बैच के साथ साथ थोड़ा और आप नीचे जाएंगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको दिखाए थे, ये आपका फेज़ 1 फेज़ 2 का टेस्ट सीरीज है जो मैंने आपसे बताया था। और उसी के साथ साथ आप थोड़ा और डाउन जाएंगे तो आपको यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी की रैंक फाइल भी मिल जाएगी। तो सब कुछ आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है रेगुलेटरी बॉडी एसओ चैनल। और उसके अंदर आपको जाना है कहाँ, आपको जाना है आरबीआई ग्रेड बी में। और आरबीआई ग्रेड बी के अंदर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपकी रैंक फाइल है यहाँ पे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ यहाँ पे बैच है और ये बैंक का महापैक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि गाइस, क्योंकि अपना नाबार्ड का नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना, हम सबको पता है कि हमारा नाबार्ड का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। और अगर आप ये सारे एग्जाम्स की तैयारी के साथ कर रहे हैं और आपको एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए तो बैंक महापैक प्लस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। और ये मैं आज इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आज इस पे आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। आज शाम 6 बजे से आपको इस पे मिल रही है ट्रिपल टाइम वैलिडिटी। तो 3 टाइम आपको वैलिडिटी डबल वैलिडिटी आप लोगों को मिलेगी। उसके डबल वैलिडिटी के साथ आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो अगर आपने चूज किया 6 मंथ्स के लिए तो 6 + 6 मंथ्स और प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये आपको एक बहुत ही बेहतर प्लान मिल रहा है। एंड द डिस्काउंट्स दैट आर रनिंग इज 79% डिस्काउंट। इसको आप टोटल 80% डिस्काउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप ऐप से जाकर इसको परचेज करते हैं। और बैंक महापैक प्लस के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ प्रैक्टिस, रैंक फाइल, बैच, सब कुछ मिलेगा और हर एग्जाम का मिलेगा। तो आप अपनी चॉइस खुद बना सकते हैं, खुद वाइजली इसको सोचिए और क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी प्रिपरेशन में क्या आपको बेस्ट हेल्प करेगा, आप उस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और हमारी जो रीजनिंग की क्लास है वो 7 to 9 PM 2 आवर्स की जो क्लास है वो अब आपकी ट्यूसडे वापस से होने वाली। तो ट्यूसडे को हम लोग कनेक्ट करेंगे अपनी फ्री क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।